नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके 3 फरवरी 2026 में पूछे गए हैं और इस तरह के तमाम वीडियोस जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां से जा करके आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति का एक कार्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक कार्य कोशिका भित्ति का नहीं है। तो देखिए, विकल्प है आपका सी, कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना। बाकी के जो विकल्प दिए गए हैं वे सभी कोशिका भित्ति के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन तीसरा विकल्प जो है ये कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है। आइए इस प्रश्न को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन आदि से बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को आकार एवं संरचना प्रदान करती है और यह कोशिका को यांत्रिक क्षति तथा बाह्य प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है और यह कोशिका से कोशिका अन्योन क्रिया में सहायक होती है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता? आपका सही जवाब है विकल्प बी, क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। सरल विसरण छोटी दूरी पर पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। कोशिकीय जीवों में कोशिकाएं एक दूसरे से दूर स्थित होती हैं। जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है उसकी जटिलता बढ़ती है, विसरण अप्रभावी हो जाता है और ऐसे जीवों में पदार्थ के परिवहन के लिए विशेष वाहक तंत्र विकसित हो जाती है। यह तंत्र ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? आपका सही जवाब है विकल्प डी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। परमाणु में 3 मूलकण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है और परमाणु संख्या Z बराबर होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है और तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कारण है, सबसे पहले कथन है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और कारण दिया गया है कि ध्वनि तरंगों को उनके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कौन सा कथन और कौन सा कारण सत्य है या असत्य है ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब है विकल्प डी। अभिकथन जो है कि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये असत्य है और कारण जो दिया गया है वो सत्य है कि ध्वनि के तरंगों को उनके प्रसार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए इसको और भी अच्छे तरीके से समझें। ध्वनि तरंगे पहले अभिकथन में दिया था कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो कि अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों को उनके प्रसार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में प्रसारित हो सकती हैं। निर्वात में ध्वनि का प्रसार नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगों में संपीड़न यानी कि कॉम्प्रेशन तथा विरलन यानी रेयरफिक्शन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है? आपका सही जवाब है विकल्प सी, सतह क्षेत्र में वृद्धि। आइए समझें। वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल द्रव की सतह पर होती है। वाष्पीकरण की दर को तापमान,
सतह क्षेत्र, आर्द्रता और पवन की चाल प्रभावित करते हैं। तापमान के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। पवन की चाल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक ऐसे ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुनी है। आपको हिंट में दिया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या मानना है, जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, g/2। आइए समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g किसी ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल Gm/r²। और किसी ग्रह का द्रव्यमान यदि 2 गुना होगा तो त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, g/2 हो जाता है। यानी विकल्प डी आपने देखा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछा जा सकता है गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षी होता है और यह वस्तुओं को ग्रह के केंद्र की ओर खींचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निलंबन है? सही जवाब है पंकिल जल। आइए समझते हैं। निलंबन एक विषम मिश्रण होता है जिसमें अघुलनशील कण द्रव में फैले रहते हैं। इसके कण बड़े होते हैं और समय के साथ तलछट के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन को निस्यंदन द्वारा ही अलग किया जा सकता है और निलंबन जो है अपारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उदाहरण के लिए पंकिल जल, मिट्टी का पानी, चौक का पानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किरण आरेख का उपयोग करके एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित विस्तारित वस्तु के प्रतिबिंब का सटीक रूप पता लगाने के लिए परावर्तित किरणों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, जो प्रतिच्छेद करनी चाहिए या फिर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होनी चाहिए? आंसर है 2 किरणें। कैसे? तो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख बनाने में 2 विशेष किरणें पर्याप्त होती हैं। एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। याद रहेगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जीवों की आबादी में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? जवाब है विकल्प सी। यह पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव होने पर कुछ जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, पहले तो इस प्रश्न की व्याख्या है कि विविधता जो है वो जीवों के बीच विभिन्नता को दर्शाती है। प्रत्येक प्रजाति में आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता तथा संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। विविधता पर्यावरणीय परिवर्तनों, रोगों तथा आपदाओं का सामना करने में भी सहायक होती है। विलुप्ति यानी एक्सटिंक्शन का प्रमुख कारण क्या होता है? आवास का नष्ट होना और विविधता में कमी होना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाष्पन की दर को बढ़ाता है? आंसर है आपका विकल्प बी, उच्च तापमान और बढ़ी हुई पवन चाल। आइए समझें। वाष्पन की दर द्रव के तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, और वाष्पन की दर पवन की चाल बढ़ाने पर बढ़ जाती है क्योंकि इससे द्रव की सतह के ऊपर जलवाष्प शीघ्र हट जाती है। आर्द्रता के अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है क्योंकि वायु में पहले से अधिक जलवाष्प होने से द्रव के और कण निकलना कठिन हो जाते हैं। तो आपको याद रहेगा वाष्पन क्या होता है? द्रव का भाप के रूप में बदल जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग
बीजांड की रक्षा करता है और बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। आपका सही विकल्प है डी, अंडाशय। अंडाशय जो है वो बाद में परिवर्तित हो जाता है किसके रूप में? फल के रूप में। आइए समझें। फूल का स्त्री केसर सबसे भीतरी चक्र में होता है, जिसके नीचे सिरे पर अंडाशय पाया जाता है। आप यहाँ समझें, ये क्या है? अंडाशय है। और इसके भीतर क्या होता है? बीजांड पाए जाते हैं, जिनमें मादा युग्मक यानी अंड कोशिका पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज बन जाते हैं और निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि इसकी भित्ति फल की भित्ति बनाती है। इस प्रकार अंडाशय जो है बीजांड की रक्षा करता है और बाद में फल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण है? तो सही जवाब है किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला घर्षण। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। और यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कार्य क्या होगा? शून्य होता है। और यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होता है। तो आपने क्या जाना? इसका ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है, तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का ऑक्सीकरण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, H2 का। ये आपकी अभिक्रिया है PbO प्लस H2, अभिक्रिया करके Pb प्लस H2O। सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटता है और इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। और अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटती है या हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। यानी कि ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ होते हैं। एक पदार्थ ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है तो दूसरा अपचायक की तरह। जो पदार्थ ऑक्सीकरण करता है उसे अपचायक कहते हैं और जो पदार्थ अपचयन करता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। याद रहेगा। अगला प्रश्न, समांगी श्रेणी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? आंसर है विकल्प डी, एक कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु से। व्याख्या देख लेते हैं। समांगी श्रेणी के सभी यौगिकों में एक ही क्रियात्मक समूह होता है, जिससे उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। यहां समझते हैं समांगी श्रेणी को। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रमागत सदस्य एक दूसरे से समूह में या CH2 समूह से भिन्न होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड समूह से भिन्न होते हैं, वो क्या होते हैं? समांगी श्रेणी में है। ठीक है, यहां समझें, समांगी श्रेणी के सदस्य सामान्यतः दहन करते हैं और जलने पर CO2 और H2O बनाते हैं। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है जो सदस्यों में कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार को दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित pH परिवर्तन और उसके प्रभाव को सुमेलित कीजिए। तो सही विकल्प दिया गया है बी, यानी A का क्या होता है? 1, B का 4, C का 3 और D का 2। pH यदि 7 से 4 तक है तो वह अम्लता में वृद्धि होगी। pH यदि 7 से 10 है तो क्षारीयता में वृद्धि होगी। pH यदि 7 है तो उदासीन होगा और pH यदि 5.6 से कम है तो अम्लीय वर्षा का निर्माण होगा। याद रहेगा।
पीएच में कमी यानी कि जब 7 से कम होता है तो विलयन क्या होता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। और पीएच मान में यदि 7 से वृद्धि होती है तो विलयन जो है अधिक क्षारीय हो जाता है। और पीएच यदि 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होता है, जैसे कि शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7। अगला प्रश्न है, पार्श्व परिपथ की कौन सी विशेषता घर में कई विद्युत गैजेट को जोड़ने के लिए श्रेणी परिपथ के तुलना में उन्हें लाभदायक बनाती है? तो आंसर है आपका विकल्प बी, विद्युत धारा को विद्युत गैजेट के बीच विभाजित किया जाता है जिससे वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। आइए समझते हैं। पार्श्व परिपथ में प्रत्येक गैजेट के सिरों पर विभवांतर समान रहता है और वह सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। और पार्श्व परिपथ में किसी एक घटक के खराब होने पर अन्य घटकों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वे सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं। घर की वायरिंग जो है वो पार्श्व परिपथ में ही की जाती है ताकि सभी उपकरण जैसे कि पंखा, टीवी, कूलर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का जल में विलय करने पर पीएच मान सबसे अधिक होगा? आंसर है विकल्प सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर है कि जल में पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय और 7 से अधिक होने पर विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। और मजबूत क्षार जैसे कि NaOH, KOH जल में पूरी तरह से आयनित होकर बहुत अधिक और OH ऋणायन देते हैं, इसलिए इनका पीएच बहुत अधिक होता है। और कमजोर अम्ल जैसे कि CH3COOH या फिर नींबू का रस जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसलिए इनका पीएच मान जो होता है वो अम्लीय होता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड एक मजबूत अम्ल है जो जल में पूरी तरह से आयनित होकर H धनायन देता है और पीएच को बहुत कम कर देता है। दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग कृषि मिट्टी की जांच करने, जल की गुणवत्ता की जांच, औषधि निर्माण, खाद्य संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण में किया जाता है। तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक मजबूत क्षार है। अगला प्रश्न, किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में गतिमान वस्तु, आंसर है सीधी रेखा में स्थिर वेग बनाए रखेगी। कौन सा विकल्प? विकल्प बी। किसी वस्तु पर यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वह वस्तु विराम अवस्था में हो तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह गतिमान है तो सीधी रेखा में समान वेग से गतिमान रहेगी। ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। और यह नियम जड़त्व को दर्शाता है जो हर वस्तु का गुण होता है। वस्तु अपने वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। सीट बेल्ट, एयर बैग आदि न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण लगाए जाते हैं जो जड़त्व के प्रभाव को संतुलित करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? आंसर है विकल्प बी, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। उनकी फोकस दूरी नकारात्मक होती है। उत्तल दर्पण का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका फोकस उतना ही अधिक ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। और आप सभी को पता है दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है, 1/v + 1/u = 1/f, जहां f क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहाँ रहता है? दर्पण के पीछे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आयोडीन। देखते हैं, थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है और यह श्वास नली के सामने स्थिर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? हमारी
थायराइड ग्रंथि होती है जो श्वास नली के सामने है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है और इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व का होना आवश्यक होता है। अच्छा, आपको पता है कि थायरोक्सिन का क्या कार्य है? यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, वृद्धि, मानसिक विकास और ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान तथा हृदय की गति को संतुलित रखता है और आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गर्दन में सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए दिया है, नसबंदी से पुरुष में यौन इच्छा कम हो जाती है और कारण है इसमें अंडकोश को निकाल दिया जाता है। तो दोनों ही कथन और कारण क्या है? असत्य हैं। आइए समझते हैं। नसबंदी क्या है? एक सुरक्षित और सरल गर्भ निरोधक उपाय है जिसमें पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को काटकर या फिर बांधकर शुक्राणुओं को वीर्य में मिलने से रोका जाता है। डॉक्टर द्वारा बहुत छोटा चीरा लगाया जाता है, शुक्र वाहिकाओं को बाहर निकाल कर काटा या फिर बांधा जाता है। यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इसमें अंडकोश को नहीं निकाला जाता। नसबंदी से यौन इच्छा का पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंडकोश यथावत रहते हैं और वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना जारी रखते हैं। इसलिए नसबंदी से पुरुष की यौन क्षमता, शक्ति और व्यवहार में कोई कमी नहीं आती है। यह क्या है? एक स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। इसमें अंडकोश को नहीं निकाला जाता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? विकल्प बी, कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। आइए समझते हैं। उपकला उत्तक जो है शरीर की सतह को ढककर सुरक्षा प्रदान करता है। आंतों की उपकला अवशोषण का कार्य करती है। ग्रंथियों की उपकला श्रावण में सहायक होती है और उपकला उत्तक का पुनर्निर्माण तेज होता है, इसलिए घाव जल्दी भरते हैं। उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत ही सघन रूप से जुड़ी होती हैं। इनके बीच कोई अंतःकोशिक स्थान नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और कथन दो है, चालक पर बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कार्य करता है। आंसर क्या है आपका? विकल्प डी, यानी कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य हैं। आइए समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अंगूठा जो है वो बल की दिशा को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और जब तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों तो अंगूठा बल की दिशा बताता है। यह नियम मोटर, लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर जैसे यंत्र के कार्य सिद्धांत में उपयोगी होता है। याद रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न पे। यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ वक्राकार है तो यह किसको इंगित करता है? आंसर है विकल्प बी, असमान त्वरण। वेग समय ग्राफ की ढाल किसको दर्शाती है? त्वरण को। सीधी रेखा वाला वेग समय ग्राफ समान त्वरण को दर्शाता है और क्षैतिज वेग समय ग्राफ नियत वेग को दर्शाता है। त्वरण जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। दूरी, समय और वेग समय ग्राफ गति के अध्ययन के महत्वपूर्ण साधन है। समय के साथ साथ वेग जो है वो समान दर से नहीं बदलता और ग्राफ की ढाल बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में कम मात्रा में भोजन करने के बाद भी
रक्त शर्करा का उच्च स्तर रहता है। इसका कारण क्या हो सकता है? आंसर है विकल्प बी, इंसुलिन की कमी। यदि किसी व्यक्ति में कम मात्रा में भोजन करने के बाद भी रक्त शर्करा का उच्च स्तर रहता है तो इसका मुख्य कारण है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और यह ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता करता है। आपको पता है कि इंसुलिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और यह स्थिति डायबिटीज मेलिटस या फिर मधुमेह का कारण बन सकती है। तो आपने यहाँ पे विज्ञान के कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।